हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ओके, और ठोस अवस्था में हम लोग कुछ देख चुके हैं पिछले वीडियो में, जो कि था ठोस किसे कहते हैं और ठोस का कैसे क्लासिफिकेशन वर्गीकृत करते हैं। तो ठोस क्या होता है इसको देखें, उसके बाद ठोस के बारे में और समझें कि ठोस को दो प्रकार से बांटा गया था। पहला था क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा था अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, जो कि उसमें मतलब दीर्घप्रासी और लघुप्रासी व्यवस्था के आधार पर, मतलब जो अवयवी कण से बने होते हैं, तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर हम लोग ठोस को दो प्रकार से डिवाइड किए थे। ठीक है, और आज हम लोग को देखना है कि ठोस में जैसे मान लीजिए जो दो प्रकार हुआ है, उसमें दो प्रकार में हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को समझें, उसके बाद उसमें अंतर समझें। ठीक है, तो अब अंतर समझने के बाद अब मान लीजिए अक्रिस्टलीय देखते हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं लेना है, ज़्यादा अध्ययन नहीं करना है इस सिलेबस के अंतर्गत जो तुम लोगों में है। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस अक्रिस्टलीय ठोस में दिया गया कि उसका एग्जाम्पल क्या है और क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अवयवी कणों के आधार पर कि मतलब किस अवयवी कण से, अवयवी कण का मतलब हुआ परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, तो किस प्रकार के अवयवी कणों से बने हैं ठोस, तथा उनके अंदर कौन सा अंतराणुविक बल या किस प्रकार का बल पाया जाता है, उसके आधार पर हम लोग इसको चार प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस को। अब क्रिस्टलीय ठोस को चार प्रकार से जो डिवाइड किया गया है, वो पहला है आणविक ठोस, जो कि आगे और भी कैटेगराइज किया गया है ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बांधित में। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अनुसार। उसके बाद फिर दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक और चौथा है सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। ठीक है, तो अब इन चारों का एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलते हैं, फिर हम लोग देखते हैं इस टेबल के द्वारा कि क्रिस्टलीय ठोस को कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस और तीसरा धात्विक है और सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक और लास्ट है कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। अब इसमें सबसे पहले जो दिया गया है आणविक ठोस। आणविक ठोस में भी, जैसे आणविक ठोस का मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी सॉलिड होंगे आणविक ठोस के अंतर्गत वह सॉलिड आएंगे जो अणुओं के द्वारा बने होंगे। अणुओं के द्वारा का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि अब यदि अक्रिय गैसों का लेंगे तो वो भी ठोस बनाते हैं, लेकिन जैसे आर्गन हुआ, ठीक है, तो वो परमाणविक रूप में ही रहेंगे। क्योंकि यदि मान लीजिए हम लोग अक्रिय गैसों को ले रहे हैं, जैसे आर्गन हुआ, तो ये सब क्या करते हैं कि अकेले फॉर्म में रहते हैं। जैसे परमाणु हो या अणु हो, लेकिन अकेले आर्गन एक ही रहेगा, ऐसा नहीं कि Ar2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें परमाणु एक ही होता है, चाहे उसको परमाणु को हो चाहे अणु को हो, मतलब या कह सकते हैं हम लोग कि एक का परमाणु कण होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में मतलब क्या हुआ कि आणविक ठोस जो होता है वो अणुओं के द्वारा बना होता है, और इसमें जो अणु होते हैं वो तीन प्रकार से पाए जाते हैं। पहला हुआ ध्रुवीय होंगे, दूसरा हुआ अध्रुवीय होंगे और तीसरा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यदि मान लीजिए अध्रुवीय हैं, तो अध्रुवीय का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए उसमें तोड़ने पर उसके प्लस माइनस जनरेट ना हो, होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं कि H2 हुआ। ठीक है, यदि मान लीजिए इसी पे देखते हैं, यहाँ पर H2 हुआ, तो H2 का मतलब हुआ H और H। अब इसमें H और H दोनों सेम है, तो इसमें कोई भी ध्रुव का मतलब हुआ कि प्लस माइनस जनरेट नहीं होगा। यदि प्लस माइनस जनरेट नहीं होगा तो इसमें कोई भी, जैसे यहाँ पर यदि दोनों सेम है, तो जो दो इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक बंध बना हुआ है, यदि मान लीजिए बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो इसमें कोई भी ध्रुव जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम अध्रुवीय कहते हैं। तो H2 यदि मिलके मान लीजिए कि ठोस बना रहे हैं, तो उस ठोस में जो होता है लंदन फोर्स कार्य करता है। ठीक है, मतलब दोनों यदि H2 कैसे बंधे होंगे, मतलब ठोस बना रहे हैं, इसका मतलब H2 बहुत पास पास होंगे। अब पास पास होंगे तो उसमें इनके H2 कणों के बीच में, अणुओं के बीच में जो बल कार्य करता है उसको हम लोग कहते हैं अध्रुवीय के बीच में, इसलिए उसको लंदन फोर्स कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये देखेंगे तो इसमें और भी एग्जांपल है, आर्गन हुआ, CCl4 हुआ, H2 हुआ, I2 हुआ, CO2 हुआ। तो इसमें जितने भी अध्रुवीय में आ रहे हैं, कोई किसी में भी ध्रुव मतलब प्लस माइनस जनरेट नहीं होगा। ठीक है, आगे इसी में हम लोग देखते हैं तो अध्रुवीय प्रकृति कैसी होती है। तो अध्रुवीय जो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, वो नर्म और मुलायम होते हैं। ठीक है, और विद्युत चालकता, तो विद्युत के रोधी मतलब कुचालक होते हैं। और यदि हम लोग इसमें देखेंगे गलनांक, तो अत्यधिक निम्न होता है, मतलब बहुत कम गलनांक होता है इनका। ठीक है, उसके बाद इसी में आणविक ठोस में अगला है
ध्रुवीय ठोस। तो ध्रुवीय ठोस में यदि हम लोग देखते हैं तो इसमें भी प्रकृति कैसा होता है, नर्म और मुलायम होता है। विद्युत चालकता कुचालक, कुचालक मतलब इसमें हम लोग विद्युत का फ्लो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद गलनांक इसका निम्न होता है। इसमें एग्जाम्पल है HCl हुआ, SO2 हुआ। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे जो अध्रुवीय में था H और H के बीच में कोई भी यहाँ पर प्लस या यहाँ पर माइनस नहीं जनरेट हो रहा था, लेकिन अब इसमें हम लोग ध्रुवीय ठोस में देखेंगे तो जो HCl SO2 या Cl है तो HCl HCl या SO2 SO2 मिल के जो ठोस बनाते हैं, इसमें HCl को देखेंगे तो H है और Cl है। तो इनमें ध्रुव मतलब यदि ये बांड टूटेगा या फिर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होने के कारण मतलब H और Cl में विद्युत ऋणात्मकता देखेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, जिससे क्लोरीन पर पार्शियली माइनस और इस पर पार्शियली प्लस, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धन चार्ज आ जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये ध्रुवीय है, मतलब ध्रुव मतलब पोल प्लस माइनस जनरेट हो रहा है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था, H2 था या फिर I2 था या CCl4 है। तो ध्रुवीय में हम लोग देखेंगे तो HCl हुआ, SO2 हुआ, ये सब क्या होंगे, ध्रुवीय ठोस के अंतर्गत आएंगे, ठीक। अब अगला हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बंधित ठोस, मतलब वह ठोस जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, मतलब सभी बने हैं मॉलिक्यूल से। जैसे एग्जांपल में ले लें बर्फ, ठीक है। तो H2 से मिलके क्या बना हुआ है, बर्फ बना हुआ है, जो कि बर्फ ठोस अवस्था में पाया जाता है, वो जल का ठोस अवस्था है। तो अब जल का ठोस अवस्था है तो इसमें देखेंगे तो H2O जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर अगला भी होगा, इस प्रकार से हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है जो ऑक्सीजन होता है, इसलिए इस पर पार्शियली निगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव, और फिर यहाँ भी वही होता है, हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली निगेटिव। तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक फोर्स कार्य करता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए जो H2O मतलब जल है, ठोस अवस्था में जाता है, तो वो ठोस अवस्था में जाने का कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए हम लोग बर्फ को या फिर NH3 अमोनिया भी यदि ठोस फॉर्म में है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन बंधित ठोस है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बंधित ठोस का मतलब हुआ कि इसमें ठोस बनने का जो कारण है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें प्रकृति जो होता है कुछ कठोर होते हैं, ठीक है, जैसे बर्फ आप देख ही रहे हैं। उसके बाद विद्युत चालकता कुचालक ये भी होते हैं, जैसे H2O जब बंधा हुआ अच्छे से बर्फ के फॉर्म में तो कुचालक होता है, लेकिन कभी आप ट्राई नहीं करेंगे, नहीं तो पता चलेगा कि बर्फ है कुचालक होता है, ठीक है, लेकिन यदि उसमें देखेंगे तो कुछ नमी ऊपर रहता है, मतलब कुछ H2O के मॉलिक्यूल पिघल जाते हैं, तो ये पिघला हुआ अवस्था है तो उसमें विद्युत का फ्लो हो सकता है, ठीक है, और गलनांक निम्न होता है। अब हम लोग अगला दूसरा देखते हैं आयनिक ठोस के बारे में। तो आयनिक ठोस जो कि आयनों के द्वारा बना होगा, जैसे NaCl हुआ, ठीक है, CaF2 हुआ, तो ये सब आयन मिल के, मतलब NaCl आयनिक है, CaF2 आयनिक मतलब आयनिक होता है, तो ये सब मिल के ठोस बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। मतलब वह ठोस जिसमें आयनों के द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, या जो आयनों के द्वारा बने हों। तो प्रकृति इनका कैसा होता है, कठोर होता है, परंतु भंगुर का मतलब क्या हुआ कि इनको यदि हम लोग तोड़ते हैं या इन पर चोट पहुंचाते हैं तो भंगुर का मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद विद्युत चालकता हुआ, ठोस अवस्था कुचालक परंतु ध्रुव अवस्था और जलीय विलयन में सुचालक। मतलब क्या हुआ कि यदि आयनिक ठोस है कोई, तो यदि उसका ठोस अवस्था है तो ये पहली बात तो है कि आयनों के द्वारा बने, जैसे एग्जाम्पल में है NaCl, तो Na+ और प्लस Cl-, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ से NaCl बन जाता है। अब यहाँ पे लिखा है प्रकृति कैसा होता है, कठोर होता है, तो NaCl में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि आयनों के द्वारा मतलब प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ये जुड़े होते हैं NaCl, इसलिए कठोर परंतु भंगुर का मतलब हो कि इनको तोड़ेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में क्रिस्टल में टूटेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में चले जाएंगे। उसके बाद विद्युत चालकता जो होता है, यदि ठोसों में देखेंगे तो विद्युत चालकता का एक रीजन होता है जो होता है चार्ज, ठीक है, प्लस माइनस। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों मिल के यहाँ NaCl बना लिए हैं, तो इस पर ना प्लस दिख रहा है ना माइनस, अब दोनों मिल गए हैं तो इस पर कोई चार्ज ही नहीं है। अब यदि कोई चार्ज नहीं है और NaCl एक मान लीजिए इतना बड़ा टुकड़ा बन गया NaCl, तो इसमें जब कोई प्लस और माइनस चार्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस बिजी हो गए हैं, बध गए हैं फोर्स के कारण, तो प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो इसीलिए इसमें विद्युत का फ्लो नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक। यदि ये ठोस अवस्था में है तो कुचालक, लेकिन यदि इसको हम लोग या तो जल में घोल दें, जलीय विलयन बना लें, या फिर इसको मॉल्टेन स्टेट मतलब पिघला हुआ अवस्था, इसको पिघला दें, तो जब पिघला देंगे तो फिर पुनः NaCl हो जाएगा Na+ और प्लस Cl-। तो अब NaCl
Na+ और Cl- में आ गया। अब इसमें मतलब पिघल गया है तो अपने अपने आयनों में टूट गया है, अब इसमें करंट फ्लो हो सकता है। या फिर इसका विलयन बना लें, जल में इसको घोल दें, तब भी ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा, जो नमक होता है NaCl होता है, तो भी इसमें करंट फ्लो हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं जो आयनिक ठोस होते हैं वह यदि ठोस अवस्था में है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन यदि वो पिघला हुआ अवस्था है या फिर मान लीजिए विलयन बनाया गया है, पानी में घोला गया है, तो उसमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि उसमें आयन मौजूद होते हैं, जबकि ठोस अवस्था में आयन मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद गलनांक इनका उच्च होता है, क्योंकि इनके बनने में अधिक ऊर्जा लॉस होता है, निकलता है, तो जितना ऊर्जा निकलता है उसी को हम लोग गलनांक के लिए मतलब तोड़ने के लिए देंगे, तो मतलब बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है इनके बीच में। ठीक है, इसीलिए इनका उच्च गलनांक होता है। एग्जाम्पल में जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे NaCl है, CaO है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर Na2SO4 सोडियम सल्फेट हुआ, CaF2 हुआ आदि। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस में सबसे पहले देखते हैं प्रकृति कैसा होता है। तो इसका भी धातु जैसे आयरन हुआ, चांदी हुआ, सोना हुआ, ये सब आप लोग पता ही है आप लोगों को, ठीक है, जानते हैं आप लोग। तो प्रकृति कैसा होगा, कठोर होगा, परंतु आघात वर्धनीय एवं तन्य। आघात वर्धनीय का मतलब हुआ कि यदि इसको हम लोग पीटते हैं तो वो घात को मतलब चोट को सहने का क्षमता होता है। पीटते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। जैसे हम लोग आयनिंग में देखे हैं तो उनको पीटते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होगा। ये आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं, मतलब इनको पीटते जाएंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूट के इनका एक चादर बना सकते हैं, मतलब ये फैलते जाएंगे। ठीक है। विद्युत चालकता ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था में सुचालक होते हैं, मतलब इनका चाहे ठोस अवस्था हो चाहे गलित अवस्था, दोनों में सुचालक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धात्विक ठोस जो होते हैं, मेटेलिक सॉलिड, इनमें अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब इसमें कोई ऋणायन तो है नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, सिर्फ धात्विक ठोस में सिर्फ धातु ही है। तो इनमें होता क्या है हम लोग देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए इस प्रकार से है, यहाँ आयरन हो या सोडियम ही हो, सिर्फ सोडियम हो या सिर्फ आयरन हो, तो यदि मान लीजिए आयरन है तो क्या होता है, Fe है, यहाँ से Fe2+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं और Fe2+ में जा रहे हैं, तो यहाँ से जो 2+ में जा रहे हैं वो एक प्रकार से ये समझो कि जैसे समुद्र है तो समुद्र में एक या मतलब नदी में एक खंभा हो, ठीक है, तो उसके इतना कार्य करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि जो Fe+ है उसको इस प्रकार से बना देते हैं, प्लस प्लस, चाहे Fe हो चाहे सोडियम हो या Au Ag Mg कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से, और जो इससे इलेक्ट्रॉन निकला है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस प्रकार से इसमें घूमता रहता है। अब ये किसी का भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है और किसी का भी न्यूक्लियस प्लस चार्ज, इससे अट्रैक्शन फोर्स होता है। या फिर एक ही इलेक्ट्रॉन से 2 न्यूक्लियस या 2 प्लस चार्ज भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। ठीक है। और ये धातुओं के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों से ही बॉन्ड बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन ही विद्युत चालन का कारण बनते हैं। ठीक है। इसीलिए इसमें विद्युत का फ्लो हो सकता है, करंट फ्लो किया जा सकता है, और ये सुचालक होते हैं, क्योंकि जितने भी धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और इलेक्ट्रॉन ही कंडक्टर का कार्य करते हैं, इसीलिए ये सुचालक होते हैं। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखें एग्जाम्पल तो आप लोग देख ही रहे हैं, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, Au हुआ, Mg हुआ, Fe हुआ, ठीक है, क्रोमियम आदि। यहाँ देख रहे हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। अब सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस में यदि हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि सहसंयोजक बांड द्वारा, सहसंयोजक मतलब साथ साथ, संयोजक मतलब संयोग करना मतलब जुड़ना, ठीक है, साथ साथ जुड़े होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक। या नेटवर्क मतलब हुआ कि बहुत बड़ा एक संरचना बनाते हैं जाल की नुमा, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस कहते हैं। अब सहसंयोजक में देखना है तो प्रकृति कैसा होता है, कठोर होता है, जैसे ग्रेफाइट इसमें अपवाद के रूप में आ जाता है, नहीं तो फिर कठोर, जैसे मान लीजिए इसमें सहसंयोजक में हीरा भी आता है, ठीक है, डायमंड, और इसमें ग्रेफाइट भी आ जाता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, जो नर्म होता है, ठीक है ना, बहुत ही मुलायम होता है, जबकि हीरा देखेंगे तो बहुत ही कठोर होता है। तो सभी लगभग कठोर होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस अपवाद के रूप में ग्रेफाइट होता है, जो कि प्रकृति में मुलायम और नर्म होता है, बाकी सभी जितने भी सहसंयोजक होते हैं ठोस होते हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता, इसमें विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम लोग देखेंगे, यदि हम लोग डायमंड को देखते हैं, हीरा, तो हीरा में क्या होता है, सभी है तो कार्बन ही, ग्रेफाइट भी कार्बन है, लेकिन अंतर क्या होता है कि हीरा का जो संरचना होता है उसमें जो 4 बांड होते हैं वो सिंगल होते हैं और सभी सिग्मा होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं,
ठीक है। तो इसमें देखिए यदि हम लोग हीरा में देख रहे हैं तो हीरा में सभी जितने भी कार्बन के 4 बॉन्ड हो सकते हैं सभी कार्बन से ही जुड़े होते हैं, उसके बाद सभी के सभी सिंगल होते हैं। फिर ये कार्बन है ये भी सेम, ये कार्बन ये भी सेम, सभी मतलब फिर ऐसे ही सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे अगले कार्बन से, ठीक है। तो जितने भी कार्बन होते हैं सिंगल बॉन्ड से, इसीलिए इसमें अब मान लीजिए सिंगल बॉन्ड 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है, चारों बधे हुए हैं, कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल डबल, अब यहाँ से मान लीजिए एक और बना दें तो यहाँ पर डबल 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 फिर सिंगल फिर डबल, इस प्रकार से जो ग्रेफाइट होता है देखिए। तो यदि इसमें हम लोग देखते हैं तो जो हीरा होता है यह है हीरा का संरचना और यह है ग्रेफाइट का संरचना। तो जो हीरा होता है उसमें जो कार्बन के चारों वैलेंसी होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा, मतलब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। अब यदि सिग्मा बॉन्ड बना तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इसमें विद्युत का चालन नहीं हो सकता है। जबकि यदि हम लोग ग्रेफाइट में देखते हैं तो इसमें इस प्रकार का संरचना होता है कि प्रत्येक कार्बन 3 सिंगल और 1 डबल, मतलब इधर सिंगल इधर सिंगल इधर सिंगल, लेकिन एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। मतलब 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई प्रत्येक कार्बन पर है। तो जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा से भी कमजोर होता है। तो कमजोर होने की वजह से यदि हम लोग देखेंगे तो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से मूव कर सकता है, ठीक है। जिसके कारण जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है क्योंकि ये लेयर के रूप में पाया जाता है। यदि हम लोग ग्रेफाइट को देखेंगे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ऐसे है, तो यहाँ पे लेयर टू लेयर, ऐसे मतलब एक परत हुआ, दूसरा परत हुआ, तीसरा परत, इस प्रकार से रखा जाता है। और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जैसे पेंसिल में ग्रेफाइट होता है ना, तो यदि पेंसिल से हम लोग कहीं लिखते हैं तो उसका एक लेयर छूट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ही सॉफ्ट होता है और अलग अलग लेयर में पाया जाता है, मतलब लेयर टू लेयर रखते जाते हैं, बहुत ऊँचा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का ग्रेफाइट होता है। और जो हीरा होता है इसमें, अब देखो इसमें पाई बॉन्ड है तो इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बहुत ढीले बंधे होते हैं। तो ये ढीले बंधे होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर का कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है कि जो डबल बॉन्ड से हो या मतलब लूजली बॉन्डेड हो, ढीला बंधा हुआ हो, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जो विद्युत का फ्लो कर सके। इसीलिए जो हीरा होता है ये कुचालक होता है, जबकि ये चालक होता है, ठीक है। अब गलनांक अत्यधिक उच्च, यदि हम लोग इसको देखेंगे तो ये तो सॉफ्ट है, लेकिन बाकी हीरा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ माना जाता है। तो इसका जो गलनांक होता है अत्यधिक उच्च होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, और SiC सिलिकॉन कार्बाइड हुआ, फिर SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होंगे। तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि मतलब क्रिस्टलीय ठोस को 4 प्रकार से बांटा गया है: आणविक ठोस, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इसके बारे में समझ चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद आगे हम लोग समझेंगे यूनिट सेल या एकक कोशिका के बारे में और अच्छे से आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।